हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेफिया ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि कल वीडियो में मैंने आप लोगों को यहां पर टीच किया था शैशवावस्था में शारीरिक विकास। तो कल ही शुरू किया था और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने कल डिस्कस किए थे। तो उसी क्रम में आज इस वीडियो में हम शैशवावस्था में मानसिक विकास किस तरीके से होता है, चलिए आज इसके बारे में चर्चा करते हैं। नंबर 1, जन्म के समय शिशु कोई मानसिक प्रतिक्रिया नहीं करता। ये पॉइंट आप नोट कर लें, ये इंपॉर्टेंट है, ये सीटेट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। राइट? क्या बच्चा जन्म के समय कोई मानसिक प्रतिक्रिया करता है? तो नहीं करता है। ये वाला स्टेटमेंट आपका ठीक होगा। राइट? आगे चलिएगा। 1 माह में भूख, प्यास, निद्रा तथा अन्य शारीरिक आवश्यकता होने पर बालक हाथों से और पैरों से क्रिया करता है और रोने व चिल्लाने लगता है। 1 महीने में क्या होता है स्टूडेंट, जो बच्चा है वो अभी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है, थोड़ा मतलब इतना स्टेबल हो जाता है कि वो ज़्यादा स्टेबिलिटी तो नहीं आती है, लेकिन हाँ इतनी आ जाती है कि वो थोड़ा अभी इस लेवल पे आ गया है कि वो बच्चा अपनी भूख, प्यास और निद्रा और जो उसकी शारीरिक आवश्यकताएं हैं उनको बताने के लिए या उनकी अभिव्यक्ति करने के लिए कि भाई अब इस बच्चे को भूख लगी हुई है, ठीक है, अब इसे प्यास लग रही है, अब इसे नींद आ रही है, ठीक है, कोई भी उसकी शारीरिक यानी फिजिकल रिक्वायरमेंट रहती है, तो ऐसी अवस्था में हमें कैसे पता लगेगा कि बच्चे को भूख लग रही है? ठीक है, तो भाई रोना और चिल्लाना तो देखिए वो जब जैसे जन्मा जाता है तभी शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे जो रोना है वहाँ पे वो मूल प्रवृत्ति है। बात समझिएगा ध्यान से। तो अब ये जो इसकी मूल प्रवृत्ति है थोड़ा सा ये स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रही है और ये मूल प्रवृत्ति थोड़ा सा क्या हो रहा है कि दूसरे व्यवहार में कन्वर्ट हो रही है। कैसे हो रही है? अब जो इसकी प्रतिक्रिया है वो उसके रोने और चिल्लाने में वो चीज़ भी शामिल हो रही है। बात समझिएगा ध्यान से, ठीक है। तो 1 महीने में बच्चा क्या करता है कि अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के लिए वो अपने हाथ पैरों से क्रिया करता है और रोने व चिल्लाने लगता है। क्लियर? आगे देखिएगा, ये व्यवहार में उसके परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है 1 महीने के अंदर। दूसरे महीने में देखिएगा तो ये क्या है, ये मानसिक विकास की प्रक्रियाएं हैं सब जितने भी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। 2 माह में शिशु ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया करता है। कोई भी आप उसे ध्वनि अगर हम करते हैं, आवाज़ देते हैं, तो उसकी तरफ वो आपकी तरफ देखता है, आंखें घुमाता है, ठीक है, इस तरीके से वो आपको रिस्पॉन्स देता है, मतलब प्रतिक्रियाएं करता है 2 माह में, ठीक है। अब 4 माह में देखिएगा, शिशु वस्तु को पकड़ने लगता है। 4 माह की अवस्था में क्या होता है कि जो शिशु होता है आप उसके सामने कोई चीज़ रखो तो अपने हाथ से उसे पकड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है, और अनेक आवाज़ें निकालता है, ठीक है, तरह तरह की आवाज़ें भी वो निकालने लगेगा 4 महीने में। और अपने जो परिवारजन हैं, जो उसके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनको देखकर वो मुस्कुराना भी शुरू कर देता है, ठीक है। अब आगे देखिए 6 महीने में क्या होता है, सुनी हुई आवाज़ों की नकल करता है तथा अपना नाम पहचानने लगता है। तो कई एक पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ था ये पंजाब टेट में कि बच्चा किस अवस्था में यानी किस माह में यानी कितनी समय में जो है वो अपने नाम को पहचानने लगता है। तो वहाँ पे ना सी ऑप्शन पे दिया हुआ था 6 मंथ में, तो ये 6 मंथ वाला ऑप्शन करेक्ट था। आप चेक कर लीजिएगा, एक पेपर में आया हुआ है ये। जी हाँ, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि शिशु 6 माह में अनुकरण करना सीख जाता है। क्लियर? अगर क्वेश्चन ये आए कि बच्चा कितने महीने में अनुकरण करना सीख जाता है, तो 6 मंथ में। क्लियर? अपने नाम को पहचानना सीख जाता है कितने में? बताइए, 6 मंथ में। सुनी हुई आवाज़ की नकल करना शुरू कर देता है किस मंथ में? 6 मंथ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा आपको। आगे देखिएगा, 8 महीने में क्या होता है, खिलौने के साथ खेलने लगता है तथा खिलौने छीनने पर रोने भी लगता है। उसे पता लगा है कि ये वस्तु मेरी है और अगर कोई छीनेगा तो वो वहाँ पे रोने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, ठीक है। इस तरह की अभिव्यक्तियाँ बच्चा करने शुरू कर देता है। तो ये 8 महीने तक मैंने आपको मानसिक विकास के बारे में बताया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो शैशवावस्था है उसमें भाषाई विकास कैसे होता है। 10 महीने में बालक पहली बार शब्द बोलना शुरू कर देता है, मगर वो क्या करता है, वो पहले क्या है ना, कुछ लेटर्स यानी कुछ साउंड्स प्रोड्यूस करता है पहले वो, ठीक है ना, यानी कुछ ववल साउंड होते हैं, इनको ववल साउंड बोलते हैं। तो कई बार पेपर में इस तरह की क्वेश्चन भी आ जाते हैं, क्योंकि जो व्यंजन साउंड होती हैं स्टूडेंट्स, वो जो जो कॉन्सोनेंट साउंड होती हैं वो ववल साउंड के बिना नहीं निकल सकती। क्लियर? वो स्टेज अलग होती है, बात ध्यान रखिएगा मेरी, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, दोबारा सुनिएगा। सबसे पहले बच्चा जो स्वर स्वर जानते हैं ना, स्वर और व्यंजन मतलब क्या हुआ, वोवल और कॉन्सोनेंट। तो यानी कॉन्सोनेंट की जो साउंड होती है वो अलग होती है, क्योंकि कॉन्सोनेंट की साउंड कभी भी बिना वोवल की साउंड के प्रोड्यूस नहीं हो सकती। तो सबसे पहले बच्चा जो है 10 महीने में पहली बार वो जो शब्द बोलता है, तो शब्द नहीं बोलता, बल्कि आप ये कहिए कि वो साउंड होते हैं, आप उन्हें लेटर्स कहिएगा, लेटर की साउंड कहिएगा। तो लेटर की साउंड में मतलब कि वो शब्दों को बोलना शुरू कर देता है, अर्थात वो बा,
माता, ठीक है। तो इस तरह की जो साउंड हैं वो यहाँ पर निकालना शुरू कर देता है, ठीक है, वॉवल साउंड प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है 10 माह में, ठीक है। अब 14 मंथ में क्या होता है, ये प्रथम सार्थक शब्द बोलने लगता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन भी आया हुआ है आपके एग्जाम में। तो प्रथम सार्थक शब्द बोलने लगता है और 20 महीने में क्या होता है, लगभग एक वाक्य बोलना शुरू कर देता है, क्लियर। और 3 वर्ष की आयु में 5 या 7 वाक्य बोलना शुरू कर देता है और गिनती बोलने लगता है। देखो भाई, 3 वर्ष की आयु में 5 या 7 वाक्य बोलने लगता है। ये देखो आप, 3 वर्ष की आयु में क्या करने लगता है, 5 से 7 वाक्य बोलना शुरू कर देता है और गिनती बोलना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि रेखाएं भी बनाने लगता है उल्टी सीधी। बात समझ में आ रही है आपके, राइट। पेंसिल से कुछ आपने देखा होगा, बच्चे उल्टी सीधी चीज़ें बनाते रहते हैं ना, जी हाँ, इस तरीके से वो रेखाएं बनानी शुरू कर देता है। और यहाँ पे देखिएगा पॉइंट नंबर 5 पे, 4 वर्ष में इस अवस्था में इसके उसके अंदर जिज्ञासा प्रबल हो जाती है, जिज्ञासा आ जाती है, मतलब ठीक है, क्यूरियोसिटी, कैसे, विजिलेंसी आ जाती है उसके अंदर। कई प्रकार के चित्र व कई प्रकार की रेखाएं बनाना प्रारंभ कर देता है। वस्तुओं को क्रम में रखना सीख जाता है और हल्की और भारी वस्तुओं में अंतर करना सीख जाता है। इस अवस्था में बालक कई प्रकार के प्रश्न भी पूछना शुरू कर देता है, आपसे तरह तरह के क्वेश्चन पूछना शुरू कर देगा, राइट। और आपको पता है कि जो बच्चे हैं शैशव अवस्था में किसी भी चीज़ को देखते हैं तो वो तरह तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि ये उनकी मूल प्रवृत्ति में शामिल होता है। क्योंकि इस अवस्था में बच्चे के अंदर जिज्ञासा होती है, इसीलिए इसको जिज्ञासा का काल भी कहा जाता है। क्योंकि वो सीखना चाहता है, वो जानना चाहता है, ठीक है ना, तो उसे बहुत जल्दी रहती है। इसीलिए जो सबसे ज़्यादा तीव्र विकास का समय माना गया है वो शैशव अवस्था को ही माना गया है, ठीक है। चलिएगा, तो 5 से 6 वर्ष की अवस्था में 15 से 20 तक क्रम से गिनती सीख जाता है तथा व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बोलना भी शुरू कर देता है, क्लियर। तो आप ये याद रखिएगा, आंकड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इनमें से क्वेश्चन भी आए हुए हैं। क्वेश्चंस में से ही इन आंकड़ों को निकाल के आपके बीच रखा गया है। शैशव अवस्था में संवेगात्मक यानी जो इमोशन होते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो इमोशन वर्ड है ये लैटिन भाषा से लिया गया है और ये इमोवेड होता है वर्ड। इसका मतलब क्या होता है, गति, आवेग, उत्तेजित दिशा होता है, ठीक है। तो इसका जो अर्थ होता है वो ये होता है, ठीक है। तो संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या निकला, सम माने शरीर और वेग माने गति। मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि जब संवेग क्या होता है, संवेग की पहले आप परिभाषा समझिएगा। संवेग वह कारक या तत्व होता है जो हमारे शरीर को गति प्रदान करता है, अर्थात संवेग विचारों या भावनाओं का बाह्य अभिव्यक्ति का एक रूप होता है, मतलब उसका प्रकाशन होता है, बाह्य प्रकाशन होता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा कि जो भावनाएं होती हैं वो क्या होती है। भावनाएं क्या होती है, विचारों के आंतरिक रूप को कहा जाता है। किसी भी चीज़ को देखकर आपके मन में कोई विचार आया, कोई भावना आई, तो वो आपके अंदर है। तो जब तक वो आपके अंदर रहेगी, वो बाहर नहीं आएगी, आप उसको व्यक्त नहीं करेंगे, तो वो भावना कहलाएगी, अर्थात वो फीलिंग कहलाएगी, ठीक है। तो यानी भावना क्या होती है, विचारों का आंतरिक रूप होती है। और संवेग वो कब बनेगी, जब आप उसको व्यक्त कर देंगे। यानी विचारों का बाह्य प्रकाशन क्या होता है, बताइएगा, वो होता है संवेग। और इसकी मूल प्रवृत्ति क्या होती है, विचारों का क्रियात्मक रूप होता है, ठीक है। तो आप इसको पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसी क्रम में बढ़ेंगे। वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की गति या आवेश में आने की स्थिति होती है। आपने देखा होगा कि जब कोई भी व्यक्ति होता है, जब वो आवेश में आ जाता है तो वो किसके कारण आता है, वो संवेग के कारण आता है। अर्थात उसके अंदर क्या है, उसने कोई भी चीज़ देखी, उसके मन में विचार आया। अगर नेगेटिव विचार आएगा तो वो वहाँ पे नेगेटिव विचारों की जब अभिव्यक्ति करेगा तो वो नेगेटिव संवेग कहलाएगा। अगर वो पॉजिटिव विचार आएगा और पॉजिटिव आपको उसके व्यवहार में पॉजिटिव परिवर्तन मिलेगा, उसकी अभिव्यक्ति हो रही है, उसके व्यवहार में वो प्रकाशन हो रहा है, प्रदर्शित हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका सकारात्मक संवेग कहलाएगा, ठीक है। संवेग की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं। संवेग एक तो सार्वभौमिक होते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई भारत के बच्चों के अंदर ही संवेग पाए जाते हैं, और ये सभी जीव जंतुओं में पाए जाते हैं और ये कॉमन होते हैं। अगर भारत का बच्चा रोता है, ठीक है ना, रोकर चिल्लाकर अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को दर्शा रहा है कि भाई मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है, ठीक है ना, उत्तेजना के रूप में बच्चों में संवेग पाया जाता है। तो ये संवेग अमेरिका के, पूरी दुनिया के हर जगह बच्चों में पाया जाता है। इसका मतलब संवेग क्या है, ये जो सेंटिमेंट्स होते हैं, जो इमोशंस होते हैं, ये यूनिवर्सल होते हैं, ये सभी में पाए जाते हैं और कॉमन होते हैं, ठीक है। यदि बालक भारत में आग को छूने से रोएगा तो देखिएगा उसके जो इमोशंस हैं, उसकी फीलिंग है, वो रोएगा। ये इसकी क्या है,
ये इसकी प्रवृत्ति है, मूल प्रवृत्ति है, ठीक है ना, ये क्रिया है इसकी, ये इसकी क्रियात्मक अवस्था आ गई। तो यानी अगर भारत में कोई बच्चा है और आग को छू रहा है तो वो रोएगा, तो अमेरिका के अंदर भी अगर बच्चा आग को छुएगा तो वहाँ पे भी रोएगा। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ रोएगा वहाँ नहीं रोएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि शैशवावस्था में शिशु का व्यवहार संवेगों की अभिव्यक्ति करता है। क्लियर, चलिएगा। संवेग जन्मजात होते हैं, परंतु जन्म के समय शिशु में संवेग उत्तेजना के रूप में होते हैं। संवेग सभी जीव जंतुओं में पाए जाते हैं। संवेग उत्पन्न होने पर मनुष्य के आंतरिक व बाह्य रूप से व्यवहार में परिवर्तन होता है। बिल्कुल होता है भाई। कैसे होता है, एग्जाम्पल के समझ लेते हैं। यदि आपको क्रोध आ रहा है तो वह आपके व्यवहार से प्रदर्शित हो जाएगा। अब वो डिपेंड करेगा, जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा किसी इंसान को कोई चीज़ देखकर गुस्सा आया, तो जब तक वो भावना उसके अंदर रहेगी, आंतरिक संरचना, आंतरिक रूप, तो वो भावना कहलाएगी। लेकिन अगर आपने व्यवहार में उसको प्रदर्शित कर दिया तो वो संवेग कहलाएगा, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखिएगा आप। आपने अक्सर देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति के ऊपर भावनाएं हावी रहती हैं, उसके ऊपर इमोशन हावी रहते हैं, तो इसकी अति होने पर बुद्धि निष्क्रिय हो जाती है। आपने देखा होगा जब इंसान को गुस्सा आता है ना, तो उसके ऊपर गुस्सा हावी हो जाता है। इसका मतलब उसके जो इमोशंस होते हैं, उसकी जो आवेग होता है गुस्से की, चूँकि वो तीव्र गति से आता है, तो वो जो भावनाएं हैं तीव्र गति वाली, वो उसके ऊपर हावी रहती हैं, तो वहाँ बुद्धि काम करना कम कर देती है। इसका मतलब बुद्धि वहाँ पे निष्क्रिय हो जाती है। ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। संवेगों की अभिव्यक्ति व्यक्ति के ऊपर निर्भर करती है कि वह अपनी भावनाओं को किस प्रकार व्यक्त करता है। यह व्यक्तिगत होती है। तो कई बार पेपर में आता है भाई जो संवेग होते हैं ये अव्यक्तिगत होते हैं या व्यक्तिगत होते हैं। अब ज़रूरी तो नहीं है कि मान लीजिए आपको गुस्सा आया तो आपको गुस्से को कंट्रोल करने का तरीका कुछ और होगा। एक इंसान हो सकता है कि गुस्से में आपको एक थप्पड़ मार दे, एक इंसान हो सकता है कि आपको खाली सॉरी बोल दे, एक इंसान हो सकता है कि एक गिलास पानी पी ले, एक हो सकता है कि वो गिलास ही तोड़ दे। इसका मतलब ये होता है कि ये व्यक्तिगत होता है। इसका मतलब होते हैं, मगर उसकी जो अभिव्यक्ति का तरीका है वो सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो आप देख सकिएगा, रवि को क्रोध आया, उसने क्रोध में क्या किया, कांच का गिलास तोड़कर, जबकि सुरेश ने एक गिलास पानी पीकर उस पर निरंतर किया। उसके विपरीत राहुल ने अपने छोटे भाई को पीटकर अपने क्रोध को व्यक्त किया। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज़ देखकर किसी भी बात पर उसे गुस्सा आया। गुस्सा कैसे आएगा, सबसे पहले उस दृश्य को देखकर उसके मन में एक भावना आएगी। भावना क्या होगा, उसका आंतरिक रूप होगा। उसके अंदर क्या होगा, फिर वो जो उसके इमोशंस हैं उसके दिमाग पे हावी होंगे, उसके व्यवहार में वो परिवर्तन लाएंगे, वो उसे प्रदर्शित कर देगा। अब जो वो प्रदर्शन करेगा तब वो संवेग बन जाएंगे। अब उन संवेगों का जो प्रदर्शन है वो व्यक्तिगत होगा, ठीक है ना। जैसे कि आपने देखा होगा कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया कि एक व्यक्ति को गुस्सा आया, गुस्सा 3 व्यक्तियों को आ रहा है, लेकिन सबके संवेगों की बात ध्यान रखिएगा, सबके संवेगों के व्यक्त करने की जो एक्टिविटी है, जो उसका फॉर्म है, जो उसका रूप है, जो उसका तरीका है, वो बिल्कुल अलग अलग है सबका। एक व्यक्ति ने गिलास में पानी पिया, उसको कंट्रोल कर लिया, एक ने एक को चाटाई मार दिया। क्लियर हुआ। तो मैंने आपको बताया ना, तो इस तरीके एक ने गिलास ही तोड़ दिया। तो ये क्या है, तो सबके यानी कि सबके अंदर भावनाएं थी, लेकिन उनको कंट्रोल करने का, उस पर नियंत्रण करने का या उसको व्यक्त करने का सबका तरीका अलग अलग होता है, राइट। चलिएगा, संवेग अल्पकालीन होते हैं तथा अस्थायी होते हैं। देखिए कोई भी इंसान है, मान लीजिए कोई भी इमोशन होता है, वो क्षणिक होते हैं, ठीक है ना, वो कुछ ही मोमेंट के लिए आते हैं फिर वो चले जाते हैं, स्थायी तो होते नहीं हैं। भाई मान लीजिए गुस्सा आपको आया तो गुस्सा आपको सारे दिन थोड़ी ना आता रहेगा, वो तो कुछ समय के लिए आएगा फिर चला जाएगा। तो बच्चों में क्या होता है, आपने देखा होगा कि बच्चों के अंदर जो ये संवेग होता है ये अस्थायी होता है। कैसे होता है, मान लीजिए आपने एक बच्चा है, उससे कोई चीज़ छीनने के बाद में आपने कहा भाई अरे आपका तो ये जो खिलौना है, मान लीजिए कोई गुड़िया है, आपने प्लास्टिक की गुड़िया उसके हाथ में से छीन ली, तो आपने कहा अरे आपकी गुड़िया को तो भाई एक बंदर ले गया, ठीक है, और आपने उसे पीछे छिपा लिया हाथ में करके, ठीक है। तो अभी क्या करेगा वो बच्चा, रोएगा, तो उसके दिमाग में डाइवर्ट हो जाएगा उसका माइंड, क्योंकि उसका बौद्धिक विकास नहीं हुआ है, मानसिक विकास तो हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इमोशन तो हैं, लेकिन अब उसके मन में विचार क्या आएगा, क्योंकि उसके मन में ये विचार आएगा, अभी उसके अंदर क्या है, अभी उसके अंदर वहाँ पे अस्थाई है, संवेगों के अंदर अभी उसके वहाँ पे क्या है, अभी कंसिस्टेंसी नहीं आई है, स्टेबिलिटी नहीं आई है, तो वहाँ पर अभी अस्थाईपन है। तो अब उसमें वो क्या करेगा, वो आपकी बात को मान लेगा, राइट। और अभी उसका विचार बदल जाएगा कि हाँ वो 1 मिनट में क्या हो जाएगा कि हाँ भाई हो सकता है बंदर ले गया हो, ठीक है। तो अभी क्या करेगा, अब थोड़े समय के बाद में आपने क्या किया कि आपने उस बच्चे को वो खिलौना वापस दे दिया, फिर छीन लिया। तो इसका मतलब कुछ समय के लिए, अब बच्चे का तो क्या है कि आपने खिलौना छीना तो वो रोना शुरू करेगा, यानी कि उसके अंदर भावना आई, उसने व्यक्त कर दी, संवेग हुआ। लेकिन अगर उस बच्चे को, अभी आपने उस बच्चे को वापस दे दिया क्या,
आपने उस बच्चे को खिलौना वापस दे दिया तो वो तो वहीं पे कंट्रोल हो जाएगा, उसका इमोशन तो हो जाएगा ना। तो उसका जो इमोशन होता है, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो तीव्रता है, उसका जो लेवल है, वो अभी लो लेवल का है। आप समझ पा रहे हो ना। उसके अंदर अभी क्या है, उसके अंदर अभी इमेच्योरिटी पाई जा रही है। ठीक है, तो भावनाएं संवेगों को जन्म देती हैं। आगे चलिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, जो भावनाएं होती हैं, यहाँ पे संवेग आया। अब संवेग से मान लीजिए एक बच्चा है, उस बच्चे के अंदर क्या हुआ कि अब उसने एक अजनबी व्यक्ति को देखा। अब अजनबी व्यक्ति को देखने के बाद में क्या होगा, उसके मन में विचार आएगा, तो विचार आने के बाद में वो उसे व्यक्त करेगा। जब वो आंतरिक विचार होगा तो वो भावना रहेगी, लेकिन जब वो उसे व्यक्त कर देगा तो वो संवेग बन जाएगा। तो वो अपने संवेग का प्रकाशन कैसे करेगा, भावना का प्रकाशन कैसे करेगा। उसके मन में भय आया तो उसकी व्यवहार से पता लगेगा, वो छिपेगा। अब छिपने के बाद में क्या करेगा, वो भाग जाएगा। और जो ये मूल प्रवृत्ति होगी, क्योंकि संवेग की जो मूल प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है आपको पता है, वो उसकी क्या होती है, उसके प्रति वो प्रक्रिया करेगा, यानी कि वो कोई ना कोई आपको प्रतिक्रिया देगा। अब उसकी जो प्रतिक्रिया है वो क्या है, वो भाग्य, यानी कि प्लान होगी। तो प्लान क्या है, प्लान उसकी मूल प्रवृत्ति हो गई। भाई भावना आई, भावना के बाद में क्या हुआ, उसने उसको उसके अंदर भय आया। अब भय आने के बाद में क्या है, ये मूल प्रवृत्ति होती है, इंसान भाग जाता है। भाई मान लीजिए आपके सामने कोई सांप आ गया, तो आपके मन में सांप को देखकर विचार आएगा, तो जैसे ही विचार आएगा तो भय आएगा। अब भय आएगा तो फिर इसके प्रति आप प्रतिक्रिया क्या दोगे, तो जो इसके प्रति प्रतिक्रिया दोगे वो भागने की दोगे, प्लान दोगे। तो यानी कि हमारे मन में जो भी भावना आती है, और जब हम भावना से हम अपने किसी भी विचार का प्रकाशन करते हैं, अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, और हम एक्टिविटी के माध्यम से उसमें कोई एक्शन कर लेते हैं, कोई प्रतिक्रिया कर लेते हैं, तो वो क्या है, वो हमारी मूल प्रवृत्ति कहलाती है। ठीक है, तो बात समझ गए होंगे आप, राइट। तो ये मूल प्रवृत्ति होती है इसकी कि आप वहाँ से भाग जाएंगे। ठीक है, तो संवेगों का क्रियात्मक रूप मूल प्रवृत्ति कहलाता है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक भावना संवेग का रूप धारण करे, ये तो ज़रूरी नहीं है कि वो संवेग का रूप धारण करे। संवेग का मतलब क्या हुआ, भाई आपके मन में कोई भावना आई, ज़रूरी थोड़ी ना है आप अपनी हर भावना को व्यक्त करोगे। तो जब तक आप उसे व्यक्त नहीं करोगे तो वो संवेग कैसे कहलाएगा, और व्यक्त करते ही वो संवेग कहलाएगा। जब तक आप व्यक्त नहीं, अगर आप उसे व्यक्त नहीं करोगे तो भावना आपके अंदर रह जाएगी, फिर वो संवेग कहाँ रहेगा, फिर तो फीलिंग कहलाएगी, भावना कहलाएगी। ठीक है ना। चलिए, परंतु प्रत्येक संवेग के साथ मूल प्रवृत्ति जरूर जुड़ी हुई होती है। कैसे, मान लीजिएगा, भाई अभी तो समझाया मैंने, भाई मूल प्रवृत्ति क्या होती है। भाई मान के चलो कि आपको गुस्सा आ रहा है, आपके मन में विचार आया, आपको गुस्सा आया, तो गुस्से के प्रति आप कोई प्रतिक्रिया दोगे कि नहीं दोगे। आपके मन में कोई विचार आया, विचार आने से आपके मन में डर पैदा हुआ, डर आपके व्यवहार में दिखाई दिया, तो उसके प्रति कोई ना कोई तो प्रतिक्रिया दोगे ना। तो ये इसकी प्रतिक्रिया अवश्य जुड़ी होती है। संवेगों की गति तीव्र होने पर विचार प्रक्रिया बंद हो जाती है। देखिए, जब इंसान के अंदर जो संवेग होते हैं, उसके अंदर जो उसकी गति तीव्र हो जाती है, तो विचारों की जो प्रक्रिया है वो क्या हो जाती है, फिर वो कम हो जाती है, मंद हो जाती है, राइट। फिर ये संवेग उसके हावी हो जाते हैं उसके ऊपर। संवेगों के प्रकार, जिस संवेग से प्रेम, आनंद, उत्साह तथा आदि प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं, ऐसे संवेगों को सकारात्मक संवेग कहा जाता है। जिन संवेगों में चिंता, भय, क्रोध आदि की प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं, ऐसे संवेगों को नकारात्मक संवेग कहा जाता है। ठीक है, अर्थात संवेगों से सुख व दुख दोनों ही प्राप्त होते हैं। आप इसको एक एग्जाम्पल से समझो, मैं आपको सारी चीज़ समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो, मान के चलो कि आपका ना एक अमरूद खाने का मन कर रहा है। मैं आपको अपनी भाषा में समझाता हूँ। आपका अमरूद खाने का मन कर रहा है, आपने अमरूद को देखा, अमरूद को देखने के बाद में आपके मन में विचार आया कि यार अमरूद कितना मीठा है, मुझे खाना चाहिए, तो ये आपके अंदर रहा, तो ये भावना कहलाएगी। आपने किसी व्यक्ति के सामने बोला, यार मेरा ना अमरूद खाने का मन कर रहा है। अब आपने इस विचार की अभिव्यक्ति कर दी, वो लोगों के सामने उजागर कर दिया, इसका प्रकाशन कर दिया। अब ये संवेग बन गया। अब आपने क्या करा कि उस संवेग की पूर्ति के लिए, उसकी मूल प्रवृत्ति क्या होती है, कोई भी भावना आपके मन में आती है, उसका व्यवहार प्रदर्शन करते हो, उसके प्रति कोई ना कोई आप क्रिया तो करोगे, ये तो नेचुरल है, कोई ना कोई प्रतिक्रिया तो होती है। भाई मान लीजिए सांप को देखने के बाद भावना आई, भावना के बाद में आपके मन में भय पैदा हुआ, भय पैदा होने के बाद में उसकी मूल प्रवृत्ति क्या होगी, कोई ना कोई उसकी प्रतिक्रिया होगी। प्रतिक्रिया आप क्या करोगे, वहाँ भाग जाओगे। तो अब यहाँ पे आपने क्या किया कि आपने अमरूद को देखा, विचार आया, अमरूद को देखने के बाद विचार आया, विचार आने के बाद में आपने उस अपने विचार को बाहर निकाल दिया, आपने उसकी अभिव्यक्ति दे दी कि मुझे अमरूद खाना है, और उसके बाद में आपने अमरूद को खा लिया। तो अमरूद का खाना क्या होगा, मूल प्रवृत्ति होगी। क्लियर। तो बहुत ही सिंपल होता है, आप इसको डिटेल में समझें, यहाँ से क्वेश्चन आता है, डिटेल में आपको कोई एक्सप्लेन कर नहीं पाएगा, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आपने एक अमरूद देखा, अमरूद देखकर आपके मन में विचार उत्पन्न हुआ, मुझे अमरूद खाना चाहिए।
तो आपके मन के अंदर का विचार, विचार का आंतरिक रूप आपने, ये तो आंतरिक रूप हुआ, आपने अपने आंतरिक विचार को बताया नहीं बताया तो विचार रहेगा तब तक। तो यह भावना थी, तो फिर ये भावना हो जाएगी, ठीक है, भावना ही तो कहलाएगी फिर ये। आपने अमरूद खाने की इच्छा को प्रकट कर दिया कि मुझे अमरूद खाना है, अब ये आपका संवेग हो गया। चूँकि जो बाह्य रूप है किसी भी विचार का, उसको व्यक्त करने पर वो संवेग बन जाता है, तो ये संवेग हुआ, ठीक है। और अमरूद का खाना क्या हुआ, ये आपने यहाँ पे प्रतिक्रिया दे दी, तो ये मूल प्रवृत्ति हो गई आपकी, ठीक है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे, मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे। संवेगों के विषय में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के मत क्या हैं। जेबी वॉटसन के अनुसार शिशु में जन्म के समय 3 संवेग होते हैं, क्रोध का होता है, भय का होता है और प्रेम का होता है। देखिए, अलग अलग जेबी वॉटसन, देखिए नेचुरली क्या होता है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये होते उनके अनुमान हैं, उनके मत हैं। भाई कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, वो एक अलग बात है कि हम उसे माने या ना माने, या बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने उनको नहीं माना, उनको नकार दिया गया, ठीक है। नहीं तो अपने अपने सबके मत होते हैं इंडिविजुअल। तो ये ऐसा तो नहीं है कि इनके जो मत हैं वो सर्वव्यापी हैं या वो यूनिवर्सल बन गए, ऐसा नहीं है। ये तो इनका अपना मत है कि भाई इसमें क्रोध होता है, भय होता है, प्रेम होता है। तो ये जेबी वॉटसन साहब ऐसा मानते थे। सिगमंड फ्राइड के अनुसार संवेग 2 प्रकार के होते हैं। सिगमंड फ्राइड तो ये भी मानता है कि बच्चे के अंदर जो कामुक की भावना होती है वो बचपन में ही आ जाती है, मतलब जन्म में ही आती है। केवल यही एक ऐसा मनोवैज्ञानिक है, बाकी किसी और मनोवैज्ञानिक ने तो ऐसा नहीं माना है, राइट। तो अलग अलग मत हैं सबके। तो युयुत्सा क्या होती है, तो ये इसके अनुसार 2 संवेग की व्याख्यान किया गया है सिगमंड फ्राइड के द्वारा। युयुत्सा का मतलब होता है कि ऐसे संवेग जिनमें क्रोध उत्पन्न होता है, और एक इन्होंने जिजीविषा दिया था, उन्होंने बताया था कि ऐसे संवेग जिनमें शांति मिलती है। तो यहाँ से एक बार कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि युयुत्सा है, आपको देखने से युद्ध जैसे देख रहे होंगे आप, तो युद्ध से क्या होता है, क्रोध, ठीक है। तो जिजीविषा, ठीक है, जीने की इच्छा, इस तरीके जीने की इच्छा है ना, विश, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, तो शांति मिलती है। तो ये आपका नेगेटिव होता है, ये आपका पॉजिटिव होता है। और ये किसने दिए थे, सिगमंड फ्राइड ने दिए थे। कई बार पेपर में पूछ लेगा भाई सिगमंड फ्राइड के कितने संवेग के बारे में बताया, 2 के बारे में बताया था, नाम बताइए, दोनों नाम आप बता सकते हैं, ठीक है। ये क्या दर्शाता है, क्रोध, नेगेटिव, और ये क्या दर्शाता है, ये संवेग शांति को दर्शाता है, ये सकारात्मक है, ठीक है। तो गोल्डार्ट के अनुसार संवेग क्रियाओं का उत्तेजक होता है, ये इन्होंने ऐसा माना है। मैकडूगल का बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकडूगल द्वारा 14 संवेगों का वर्णन अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में किया था स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख लीजिएगा। उन्होंने कहा था कि जो भूख होती है, भूख की जब हम अभिव्यक्ति करते हैं तो हम क्या करें, उसकी जो मूल प्रवृत्ति होती है वो भोजन तलाश करते हैं, ये तो करते हैं हम। भाई जब हमारे व्यवहार में क्या होगा, जब हमारे मन में एक भावना आई, और भावना क्या आई कि यार भूख लग रही है, आपने उसे अभिव्यक्त किया कि भाई मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना खाना है, तो आप क्या करोगे, उसकी मूल प्रवृत्ति क्या होगी, भोजन को तलाश करना होगी, ठीक है। वात्सल्य क्या होती है, वात्सल्य क्या होती है, संतान की भावना होती है। मान लीजिए भाई एक लेडी है, मान लीजिए उसको कोई संतान नहीं है, वो किसी संतान को देख के उसके मन में फीलिंग आ रही है भाई मेरे भी इस तरह की संतान होनी चाहिए, है ना। तो इस तरीके की बात है। तो एक लेडी बहुत सारी लेडीज़ के बीच में बैठी हुई है, राइट, उसकी आयु कितनी है, 40 साल है, मगर अभी उसके कोई संतान नहीं है, तो उसके मन में ऐसी फीलिंग आ रही है कि भाई मेरी भी कोई संतान होनी चाहिए, है ना। तो ये इस तरह की आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी मूल प्रवृत्ति है। कामुकता, ये काम प्रवृत्ति है। और ये क्रोध में देखिएगा आप, क्रोध में क्या होता है, इसमें युद्ध की भावना, इसका मतलब कॉम्बैट, युयुत्सा, है ना, ये इसकी मूल प्रवृत्ति होती है। जब क्रोध आता है तो आप क्या करते हो, आप युद्ध करते हो, लड़ाई करते हो, है ना, इस तरह की बातें करते हो, आप किसी को गाली देते हो, है ना। तो ये इस तरह की नकारात्मक जो व्यवहार होता है हमारा, वो इसकी मूल प्रवृत्ति होती है। आमोद में क्या होता है, खुशी। और आत्माभिमान में क्या होता है, बताइए क्या होता है इसमें, आत्मगौरव, ये इसकी मूल प्रवृत्ति होती है। आत्माधिकार में क्या होता है, आत्माधिकार का मतलब समझिए आप, भाई मान के चलो कि बहुत सारे व्यक्ति एक परिवार के अंदर रहते हैं, जब वो एक ही साथ में रहेंगे तो वहाँ पे जितना भी वो सब माता पिता का सबका माल इकट्ठा हो जाएगा, भाई जितनी भी ज़मीन जायदाद होगी उस पे माता पिता की जितनी भी संपत्ति होगी, जब वो इकट्ठे रहेंगे वहाँ पे कलेक्टिवली, तो उन सभी का समान अधिकार हो जाएगा पूरी प्रॉपर्टी पे। तो ये होता है देखो संग्रहण, ठीक है ना, आत्माधिकार, ठीक है। भय प्लान होता है, भय में इंसान क्या करता है, भाग जाता है, ठीक है। आत्महीनता में क्या होता है, वो दयनीय स्थिति में आ जाता है, गरीबी। जब वो आत्महीनता उसके अंदर आ जाएगी तो दूसरे लोग क्या करेंगे, उसको देखकर उस पर दया करना शुरू कर देंगे, इसकी मूल प्रवृत्ति होगी। दयनीय स्थिति में आ जाएगा ना। करुणा, दुख, शोक में क्या होगा, जब कोई इंसान क्या करेगा, अपने दुख को, शोक को वो करेगा, तो कोई भी इंसान क्या करेगा, उसे शरण देगा, वो शरण ही जो है तलाश भी करेगा कि भाई कोई उसके दुख की बात सुने, उसे हेल्प करे, उसके इमोशंस को प्रोटेक्शन मिलती है वहाँ पे।
और जो एकाकीपन होता है वो सामूहिकता, जो इंसान अकेला होता है वो कहाँ पे जाएगा, उसकी मूल प्रवृत्ति क्या होगी, वो समूह में जाएगा, किसी ग्रुप में जाएगा, सोसाइटी में जाएगा, वहीं पे वो दूर करेगा वो इसे। घृणा क्या होगा, वो निर्वृत्ति करेगा, रिपल्जन, रिपल्जन है ना। रिपल्जन का मतलब क्या होता है कि हम उसका बहिष्कार करते हैं। जब घृणा होती है तो आदमी क्या करेगा, उसकी मूल प्रवृत्ति होती है कि चीज़ से आप मान लीजिए शराबी व्यक्ति से क्या कर रहे हो, घृणा कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप उससे दूर हटोगे, है ना। रिपल्जन यानी कि हटोगे, आप उससे दूर जाओगे, हटो भाई, तुम तो शराबी हो, हमारा तुम्हारा क्या मतलब, ठीक है। आश्चर्य, वंडर, जिज्ञासा, जब कोई आश्चर्य की वो होती है तो आदमी के अंदर जिज्ञासा होती है। कोई भी चीज़ जब आश्चर्य होता है किसी भी चीज़ को देखकर तो जिज्ञासा होती है कि भाई क्या है, उसका रहस्य क्या है, मुझे पता लगे भाई इसमें क्या होगा, कैसे होगा, है ना। कृति भाव में क्या होता है, कृति भाव के अंदर क्या होता है, दिमाग में इमेज बना लेते हैं हम, क्रिएटिविटी, देखो मैंने लिखा है इसके नीचे, है ना। और इसमें क्या होता है, इसको मूर्त रूप दे देते हैं हम, रचनात्मक है ना। तो इसकी जो मूल प्रवृत्ति होती है वो मूर्त रूप देना होती है, ठीक है। तो ये होता है इसका, ठीक है। चलिएगा अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वर्ष 1932 में महिला मनोवैज्ञानिक ब्रिसिज ने एक अध्ययन कर बताया कि किस तरह से बच्चों की भिन्न भिन्न अवस्थाओं के दौरान उनमें विभिन्न प्रकार के संवेग विकसित होते हैं। ब्रिसिज ने अपने अध्ययन से यह स्पष्ट रूप दिखा दिया कि 24 माह के आयु तक शिशुओं में सभी प्रमुख संवेग यथा क्रोध, भय, अनुराग आदि विकास हो जाता है। ब्रिसिज के इन विचारों को निम्नलिखित तालिका की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि ब्रिसिज के अनुसार जो संवेगों की संख्या है वो कितनी है। स्टूडेंट वो याद कर लीजिएगा, वो 14 है, ठीक है। चलिएगा, तो ये कहती हैं महिला हैं ये ब्रिसिज, तो ये कहती हैं, इनका ये मानना है, महिला ब्रिसिज मनोवैज्ञानिक का मानना है कि जन्म के समय जो बच्चे के अंदर संवेग होते हैं वो उत्तेजना के रूप में होता है। 3 माह में उसके अंदर उत्तेजना तो रहती ही है, मगर 2 संवेग और उत्पन्न हो जाते हैं, कष्ट का और आनंद का। 6 महीने में क्या होता है कि ये आनंद तक तो रहती ही हैं तीनों, क्योंकि यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो गए। अब 6 महीने में इन 3 का और जन्म हो जाता है, क्रोध, घृणा और भय का। फिर उन्होंने कहा कि 12 महीने में क्या होगा कि ये क्रोध तक तो रहेंगे, क्योंकि ये तो यहाँ 6 महीने में ही विकसित हो गए थे। अब यहाँ पर ये तो सब रहेंगे, लेकिन यहाँ पर ये उल्लास और इसने 2 और इसके अंदर विकसित हो जाते हैं 12 महीने तक। इनका मानना है कि यहाँ पर देखो उल्लास तक तो रहेंगे क्योंकि 12 महीने विकसित हो गए हैं। अब यहाँ पर एक और आ जाता है 18 महीने तक, ईर्ष्या का एक और जो है संवेग इनके अंदर विकसित हो जाता है बच्चों के अंदर, ऐसा उन्होंने बताया है। 24 माह में उनका मानना है, वो ऐसा मानती थी कि बच्चे के अंदर यहाँ पे ये ईर्ष्या के बाद में हर्ष वाली फीलिंग और आ जाती है, अर्थात ये भी इमोशन संवेग डेवलप उसके अंदर हो जाता है, ठीक है। तो ब्रिसिज की उपरोक्त तालिका इस बात का ज्ञान प्रदान करती है कि संवेगिक विकास का एक निश्चित पैटर्न होता है, ऐसा उनका मानना था। अब देखिए स्टूडेंट, हम बात करेंगे आपसे कि शैशव अवस्था में संवेगात्मक विकास कैसे होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जन्म के समय शिशु में संवेग उत्तेजना के रूप में होते हैं। वह शारीरिक पूर्ति के लिए उत्तेजना के माध्यम से व्यक्त करता है, रोता है, चिल्लाता है, हाथ पैर चलाता है ना, ये उसकी उत्तेजना ही तो है। 1 माह का शिशु उत्तेजना के माध्यम से व्यक्त करता है। 1 माह का शिशु उत्तेजना के कारण ही पीड़ा का अनुभव करता है। 3 माह का शिशु आनंद और क्रोध का अनुभव करने लगता है। लगभग 2 वर्ष की आयु में शिशु में प्रेम, आनंद, क्रोध, भय आदि प्रमुख संवेग विकसित हो जाते हैं। तो इसको पॉइंट को आप नोट डाउन कर लें कि कितने वर्ष में बच्चे के अंदर प्रेम, आनंद, क्रोध, भय के संवेग जो है विकसित हो जाते हैं। तो ये 2 वर्ष की आयु में हो जाते हैं, ऐसा मनोवैज्ञानिकों का मानना है। और इन जनरल भी बाल विकास भी इसी का समर्थन करता है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। बालक की शैशव अवस्था में संवेग पल भर के लिए अर्थात क्षणिक होते हैं। ये थोड़े थोड़े समय अंतराल में बदलते रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक बच्चा है, आपने खिलौना छीला, उसने रोना शुरू कर दिया, खिलौना वापस दिया तो अब वो क्या हुआ, संवेग वापस चला गया, अर्थात वो शांत हो गया। तो इसका मतलब ये जो संवेग था ये क्षणिक था, ठीक है। जन्म के समय से ही शिशु का व्यवहार उसके संवेगों द्वारा अभिव्यक्त होता है, बिल्कुल होता है। उसके अंदर कोई भी भावना आती है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव ज़्यादा रहती है बच्चे के मन में, राइट। सकारात्मक वो नहीं सोच पाता है, वो भय की अवस्था उस उम्र में बनी रहती है, ठीक है। जो जन्म के समय के बाद नकारात्मक संवेदों की तीव्रता अधिक होती है, ठीक है ना। उसके अंदर रहता है भाई मेरा ये खिलौना है, ये छीन जाएगा, ये चला जाएगा, ये मुझे मार देंगे। तो मतलब उसमें एक इनसिक्योरिटी की भावना रहती है, किसी भी अपरिचित व्यक्ति के सामने वो नहीं आ पाता है, ये सब क्या है। तो वो नकारात्मक सोचता है, केवल वो उन्हीं व्यक्तियों के पास जाता है जिनको वो जानता है, पहचानता है, ठीक है।
आप अक्सर अपने बच्चों को भी घरों में देख लीजिएगा, वो जिनको जानते हैं उन्हीं के पास जाते हैं, उन्हीं की बात सुनते हैं। अपरिचित लोगों को देखकर तो रोना भी शुरू कर देते हैं बहुत से बच्चे। तो ये क्या है, ये नकारात्मक होते हैं, समय की तीव्रता अधिक होती है उनमें, ठीक है। तो आयु बढ़ने से सकारात्मक संवेग विकसित होने प्रारंभ हो जाते हैं। बच्चों से खिलौना छीलकर उसे वापस देने पर वो रोता है, अर्थात उसके संवेग उग्र हो जाते हैं, उग्र होते हैं, चिल्लाना शुरू कर देता है, हाथ पैर भी पटकने लगता है। 3 या 4 वर्षों में लगभग सभी संवेग बालकों में विकसित हो जाते हैं। शैशव अवस्था में संवेग ज़्यादा हावी रहते हैं, जबकि बाल्य व किशोरावस्था में संवेग कम हो जाते हैं। हर अवस्था में संवेगों की गति अलग अलग रहती है। चलिए अब हम देख लेते हैं एक चित्र के माध्यम से इसको स्टूडेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। देखिए सबसे पहले देखिएगा विकास की, यहाँ पे देखिएगा संवेगों की जो अवधारणाएं हैं स्टूडेंट्स, ये हमने यहाँ पे क्या है कि शैशवावस्था। देखिए शैशवावस्था में यहाँ पर ये दिमाग जो है, जो मस्तिष्क है, जो इसका मन है, चूँकि मन को साइकोलॉजी में मस्तिष्क कहा जाता है, ये एक दिमाग के अंदर, मन के अंदर इसके बहुत सारे इमोशंस भरे हुए हैं। तो यहाँ पर इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, कंट्रोल माइनस होता है, कंट्रोल नहीं होता, ठीक है, शैशवावस्था में। अब बात, चूँकि यहाँ पे बौद्धिक विकास नहीं होता है, यहाँ पे मानसिक विकास तो होता है, ठीक है, कंट्रोल करने की शक्ति नहीं आती है। क्लियर, ये देखिएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि बाल्य अवस्था में आते आते यहाँ पर इमोशन थोड़े, देखो इसके कंपैरिजन में थोड़े इमोशन कम हो गए हैं अब, लेकिन इमोशन थोड़े कम हो जाते हैं, यानी कि संवेग कम हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इमोशन होते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा थोड़ा बुद्धि का विकास भी होना प्रारंभ हो जाता है और यहाँ पर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल भी कर लेता है। लेकिन यहाँ बच्चा कंट्रोल नहीं कर सकता है। मान लीजिए आपने उसका खिलौना छीना, तो उसके रिटर्न में वो आपके उल्टा मार भी सकता है, आपको कोई उल्टी सीधी बात भी बोल सकता है, चाहे हाथ पैर भी पटक सकता है, किसी इंसान के सामने भी वो आपको 2 बातें बोल सकता है, ठीक है ना, छीन के भाग जाएगा। क्योंकि उसके अंदर अभी जो उसके इमोशंस हैं वो उस पर हावी है, उसको तो अपना उस खिलौने में अपना आनंद नज़र आ रहा है। और उसके अंदर क्या है कि अचेतन मन 90% होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसे तो अपनी प्लेजर के लिए, उसकी जो खुशी की मांग है उसकी पूर्ति उसे करनी है, ठीक है ना। तो उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए बच्चे के ऊपर ये हावी रहते हैं, उसका मानसिक विकास हो चुका होता है, लेकिन यहाँ पर बुद्धि का विकास नहीं होता। और संवेग को कंट्रोल बुद्धि ही करती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे क्या है कि संवेग थोड़ा जो है अब यहाँ पे कंट्रोल आ जाता है और यहाँ पे बुद्धि का विकास होता है, तो इमोशंस पे कंट्रोल करना भी आ जाता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि बाल्य अवस्था में जब बच्चा जो है वो 6 साल से 12 साल के बीच की अवस्था में रहेगा, तब आप उसका खिलौना छीलेंगे तो वो इस तरह की अभिव्यक्ति नहीं देगा जिस तरह की अभिव्यक्ति व्यवहार वो आपके साथ में शैशव अवस्था में करता है। यहाँ थोड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। किसी प्रकार किशोरावस्था में क्या होता है, बुद्धि जो है वो पूरी तरीके से विकसित हो जाती है, क्योंकि 6 साल से 18 साल तक की उम्र ये मानी जाती है, ये एडोलसेंस। और इसमें जो संवेग होते हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं और यहाँ पे बच्चा जो है वो पूरी तरीके से अपने संवेग को, इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाता है। राइट, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, यहाँ पे देख लीजिएगा। शैशव अवस्था, इस अवस्था में बालक का मानसिक विकास तीव्र गति से होता है, परंतु बुद्धि विकसित नहीं हो पाती। इसी कारण बालक अपने संवेगों पर निरंतर प्रबंधन नहीं कर पाता। शैशव अवस्था में व्यवहार से संवेगों की अभिव्यक्ति अधिक होती है और बाल्यावस्था में, इस अवस्था में बालक अपने संवेगों पर निरंतर करना शुरू कर देता है, क्योंकि इस अवस्था में संवेगात्मक वृद्धि विकसित होनी प्रारंभ हो जाती है, ठीक है ना। और किशोरावस्था में, इस अवस्था में संवेगात्मक बुद्धि पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है, इसलिए बालक संवेगों पर काफ़ी हद तक क्या नियंत्रण कर लेता है। और इसको संवेगों को नियंत्रण कौन करती है, कंट्रोल कौन करता है, बुद्धि करती है। क्लियर। तो शिशु के संवेगात्मक विकास के संबंध में विभिन्न कथनों में से अधिक उचित कथन कौन सा है, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ था एग्जाम में, 10 से 11 संवेग दिखाई पड़ते हैं किंतु उसके प्रकाशन में अस्पष्टता होती है, ठीक है ना। जो शिशु होता है, मतलब जो शैशवावस्था में होता है, उसके अंदर 10 से 11 संवेग आ जाते हैं, यानी जन्म से लेकर 5-6 साल की उम्र तक उसके 10 से 11 जो संवेग होते हैं वो दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वो अस्पष्टता उसमें रहती है, उसमें क्लियरिटी नहीं होती है। आगे चलिए स्टूडेंट। शैशवावस्था में सामाजिक विकास, समाज के मान्य व्यवहार व नियमों को अपनाना व अमान्य व्यवहारों व नियमों को त्यागना ही समाजीकरण कहलाता है। भाई जब कोई इंसान समाज के नियमों का पालन करता है तो वो क्या होता है, वो समाजीकरण होता है। और वो समाज के अमान्य नियमों को नहीं अपनाता तो वो क्या कहलाता है। जब बच्चा समाज के नियमों को अपनाने लगता है और उसके जो अमान्य व्यवहार होते हैं, नियम होते हैं, उनको त्याग देता है, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, समाजीकरण कहलाती है। नवजात शिशु समाज का कोई, नवजात शिशु के अंदर समाज में, मतलब जो नवजात शिशु होता है ना बच्चों, उसके अंदर ना ही तो समाज का कोई अमान्य और ना ही कोई मान्य व्यवहार होता। क्यों करेगा, वो नहीं करता, क्योंकि वो तो बिल्कुल नवजात शिशु है। क्योंकि
छोटा बच्चा सामाजिक व नैतिकता में शून्य होता है। किसी भी प्रकार का विकास बालक के मानसिक विकास पर निर्भर करता है। क्लियर? क्योंकि जो मानसिक विकास है अभी उसका वो इतनी तीव्र गति से हो रहा है, लेकिन उसमें बुद्धि का विकास तो नहीं हुआ है, तो कंट्रोल वाली पावर तो नहीं आ पा रही ना उसके अंदर। ठीक है, तो अब आप देखिएगा यहाँ पर कि सामाजिकरण विकास की जो दर होती है वो क्या है। ये प्रक्रिया 2 माह में प्रारंभ हो जाती है। तो कई बार पूछते हैं भाई बच्चे के अंदर सामाजिकरण की जो विकास की दर है वो कहाँ से प्रारंभ होती है, तो 2 माह से प्रारंभ होती है। आप इसको बहुत ही ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए 3 माह माँ को पहचानने लगता है 3 माह में बच्चा, जबकि 6 माह का शिशु अपना नाम पहचानने लगता है। यह मानसिक विकास को दर्शाता है, जबकि माँ को पहचानना सामाजिक विकास को दर्शाता है। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आए कि एक बच्चा अपनी माँ को पहचानने लगता है, ये विकास का कौन सा क्रम दर्शाता है, मतलब कौन सा विकास दर्शाता है, ये मानसिक विकास दर्शाएगा। अगर वहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाए कि 6 महीने में बच्चा अपनी माँ को पहचानने लगता है, ये कौन सा, जब वो चूँकि अब वो देखो अब क्या है कि उसके अंदर अपनी माँ से क्या है, अब उसको एक वहाँ से फीलिंग मिली, टच मिला, और माँ चूँकि उसके पास में रहती है, चूँकि वो उसी ने उसको जन्म भी दिया है, तो उससे उसका जुड़ाव होता है, वही सबसे ज़्यादा उसके पास में रहती है, उसी को वो जानता है। तो सबसे पहले पहचानना भी बच्चा अपनी माँ को ही सीखता है। क्लियर? तो इसीलिए बच्चों ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे इसको सामाजिकरण बोलेंगे, क्योंकि अब वो समाज में आ चुका है, अब वो व्यक्ति को जान रहा है। राइट? तो यहाँ पे आप बात ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा समाज की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे बायोलॉजिकल जो मदर होती है वो एक अलग होती है, और एक मदर ऐसी भी है कि अब देखो भाई श्री कृष्ण जी थे, उनको जो है जन्म तो किसी और माँ ने दिया था, लेकिन पाला तो किसी और ने था। तो उनकी बायोलॉजिकल माँ दूसरी थी, लेकिन उनकी सामाजिक जो माँ थी वो दूसरी थी। ठीक है ना? तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में पूछा गया था, तो आप ध्यान रखिएगा। तो जब बच्चा जो है किसी को अपनी प्रोटेक्शन करते हुए देखता है, उसके साथ वो बात करता है, हंसता है, तो वो सामाजिकरण कहलाता है। तो ये आप बात को बहुत ध्यान से करिएगा। ठीक है? तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो माँ का पहचानना है वो सामाजिकरण को दर्शा रहा है। ठीक है? 4 माह में अभिभावकों को देखकर हंसने लगता है और उन्हें पहचानने भी लगता है, और 5 माह में अपरिचितों से डरने लगता है। डर क्या दर्शाता है? उसका क्रोध दर्शाता है। ये सब में डेवलप हो चुका है। और परिचितों को देखकर मुस्कुराता है, ये प्रेम, देखो ये वाला संवेग भी इसके अंदर डेवलप हो गया है। तो इस अवस्था में उसमें क्रोध व प्रेम का भाव विकसित हो जाता है 5 महीने के अंदर। राइट? और 1 वर्ष में परिवार के साथ घुल मिल जाता है, और 2 वर्ष में परिवार में कुछ छोटे मोटे कार्य भी करने लगता है। आपने देखा होगा कि चूँकि बच्चा जो है वो 1 से सवा साल यानी कि 12 से 15 माह के बीच में चलना स्टार्ट कर देता है, तो 2 वर्ष में बच्चा जब थोड़ा चलने फिरने लगता है, तो आप घर में उसे कुछ हल्का फुल्का कोई सामान भी, चम्मच उठा के लाओ, ये उठा के लाओ, तो हल्के फुल्के काम भी बच्चा जो है घर में करने लगता है। 3 वर्ष में क्या होता है, पड़ोसी के बच्चे के साथ में खेलना शुरू कर देता है। और यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट, ये 4 वर्ष की हम बात करें स्टूडेंट, ये जो है ना यहाँ पे 7 पॉइंट ये गलत है, 7.5 ये गलत है। तो यहाँ पे ना इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पर ये 4 वर्ष दिया गया है, ठीक है ना? तो ये 4 वर्ष है, तो ये यहाँ पे 4 वर्ष दिया गया है केवल। ठीक है? तो ये कितना है? 4 वर्ष। तो 4 वर्ष में यानी कि इस अवस्था में अनौपचारिक शिक्षा विद्यालय में शुरू हो जाती है। तो 4 वर्ष में, दोबारा बोल रहा हूँ मैं, ये 7.4 नहीं है, ये 4 वर्ष है। ये 7 को काट दीजिए आप यहाँ से। ठीक है? तो 4 वर्ष में इस अवस्था में बच्चे की अनौपचारिक शिक्षा विद्यालय में शुरू हो जाती है, अनौपचारिक होती है। और 5 वर्ष में अमूमन ये माना जाता है कि 5 और 6 वर्ष के बीच में बच्चे की औपचारिक शिक्षा विद्यालय में 5 वर्ष में शुरू कर दी जाती है, ऐसा मानते हैं। और 1 माह में इस अवस्था में बालक मानव एवं अन्य ध्वनियों में अंतर करना सीख जाता है, 1 माह में। ठीक है? और 2 माह में इस अवस्था में मानव ध्वनियों को पहचान कर उनका मुस्कुराकर स्वागत करना सीख जाता है। मैं तुम की भावना 2 वर्ष की आयु में शिशु अपने खिलौने से खेलने लगता है, दूसरों के खिलौनों को लेने की कोशिश करता है, और उसमें मैं और तुम का विचार 2-2.5 साल में आ जाता है। यह भी एक सामाजिक लक्षण होता है। अब हम देखते हैं शैशव अवस्था में नैतिक विकास। प्रारंभिक अवस्था में बालक आत्म केंद्रित होता है, उसका व्यवहार संवेगात्मक होता है। इस अवस्था में अहम के भाव की प्रबलता रहती है, बच्चा अपने आप ही सब कुछ मानता है, राजा वाली स्थिति रहती है, मेरा खिलौना है, कोई नहीं ले सकता। और यहाँ पर वो अपने खिलौनों को भी सजीव मानता है, और उसके अंदर वो उनको भी जीव मानता है। राइट? तो जीव अवस्था भी इसे कहा जाता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट स्टूडेंट, उचित व अनुचित का ज्ञान उसे अभी नहीं होता है। तो इसी क्रम में स्टूडेंट्स हम आपको बताएंगे कि जो बच्चा है
जो शैशव अवस्था में शिक्षा का जो स्वरूप होता है वो क्या रहता है। वैलेंटाइन ने इसे सीखने का आदर्श काल माना है और वाटसन के अनुसार शैशव अवस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की ओर किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। इस अवस्था में सीखने की जो तीव्रता है, विकास की दर है, वो ज़्यादा मानी जाती है, ऐसा वाटसन साहब भी मानते हैं। ये व्यवहारवादी थे, आपको मालूम है। इस काल में शिशु की शिक्षा के संबंध में निम्न बातों पर ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। एक तो बच्चे का जो पालन पोषण है बहुत अच्छे से होना चाहिए। हमें अपने घर के अंदर बहुत ही अच्छी लैंग्वेज का प्रयोग करना चाहिए, उसे अच्छे से खाना देना चाहिए और बहुत ही अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। उसके साथ तू तड़ाक से नहीं बोलना चाहिए और स्वच्छ वातावरण भी हमें रखना चाहिए और व्यक्तिगत स्वच्छता पर भी ध्यान रखना चाहिए। कैसे? मान लीजिए बच्चा मिट्टी में खेल रहा है तो उसे मना करना चाहिए, बेटा ये मिट्टी है, आपके हाथ पैर गंदे हो जाएंगे, है ना, हटो यहाँ से आप। तो इस तरीके से उसे भी व्यक्तिगत रूप से स्वच्छता के प्रति अवेयरनेस आएगी। स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए उसके साथ में गुस्से वाला व्यवहार गलत है, ठीक है ना, वरना वो बच्चा आपकी बात नहीं सुनेगा, आपसे डरेगा, अपनी अभिव्यक्ति नहीं दे पाएगा, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। मूल प्रवृत्तियों का उसका जो है प्रोत्साहन करना चाहिए। जो भी वो बच्चा शुरू में आप उसे कोई सिखाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो शुरू में गलतियां करेगा, तो आप उसकी मूल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन दें और उसी में से उसे आप इंस्पायर करें और इस तरीके से वो सीख जाएगा। जिज्ञासा की संतुष्टि करें। जिज्ञासा का मतलब है कि बच्चे के अंदर किसी भी चीज़ को देखकर उसे जानने की चेष्टा होती है। आप उसे 5-6 साल का बच्चा है, आप उसे बाजार में तो लेके जाइएगा, वो तरह तरह के सवाल पूछेगा। पापा ये क्या है, ये चॉकलेट कहाँ बनती है, ये टॉफ़ी कहाँ बनती है, ये वाली इस रंग की क्यों है, ये बड़ी क्यों है, छोटी क्यों है, इस तरह की। तो आप उसकी जिज्ञासा को मत मारिएगा, आप उसकी जिज्ञासा की संतुष्टि करें, अर्थात उसके सभी सवालों का जवाब प्यार से उसे देने का प्रयास करें, जिससे कि उसे सीखने की जो उसका प्रोसेस है, जो उसका दिमाग सक्रिय है, वो एक्टिव रहे और आगे जाके उसके अच्छे से मानसिक विकास हो सके। क्रिया तथा खेल द्वारा शिक्षा दें उसे एक्टिविटी के माध्यम से शिक्षा दें, खेल विधि द्वारा उसे शिक्षा प्रदान करवाएं। कामनेंद्रियाँ और ज्ञानेंद्रियाँ, सेंसेस के ओरिएंटेड आप उसे दें, भली कहानी सुनाएं या उसे आप कोई पिक्चर बनाने के लिए दें। क्रिएटिविटी के माध्यम से आप उसे सिखाएं, जिसमें वो बच्चा खुद भी अपने हाथों से अपनी जो उसकी सेंसेस हैं उनका इस्तेमाल करके कुछ करके सीख सके। और व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान देना चाहिए कि एक बच्चा है कि वो थोड़ा स्लो सीखता है। मान लीजिए 2 बच्चे आपके घर के अंदर हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक बच्चे के ऊपर सारे नियम लागू होंगे, है ना। एक बच्चा है थोड़ा वो जल्दी चीज़ सीख पा रहा है, एक थोड़ा लेट सीख पा रहा है, तो ये व्यक्तिगत भिन्नता पे भी आपको ध्यान देना है। किसी बच्चे का समझने का तरीका कुछ और होता है, वो इस तरीके से सीखता है, वो इस तरीके से सीखता है, तो उस तरीके से आप अपने समझाने के तरीकों को भी बदलें। रुचिकर पाठ्यक्रम बनाएं और क्रियात्मक शिक्षण विधि होनी चाहिए, मतलब उसमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए। तो NCF 2005 भी कहता है भय तथा दंड से दूर रखें आप उसे। अगर भय और दंड रहेगा तो फिर वो बच्चा तो सीख ही नहीं पाएगा, वो तो डरेगा, फिर स्कूल में ही नहीं आएगा, वो आपके पास ही नहीं आएगा। संवेगात्मक सुरक्षा का बहुत ध्यान रखें आप, ठीक है। उसके जो इमोशंस हैं, ठीक है ना, उसके इमोशंस में ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कुछ पूछ रहा है तो आप उसे डांट दीजिएगा, जी नहीं। आप उसे बताइए, उसके इमोशन जो हैं उनकी केयर करिएगा आप, बड़े प्यार से और बड़े पोलाइटली, बड़े स्नेह से आप उसे ट्रीट करें। परिवार सामाजिक गुणों का विकास का पहला विद्यालय होता है और खेल, चित्रों, कहानी के द्वारा आप उसे सिखाएं। और किंडरगार्टन और मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन शिक्षा की प्रणाली मानी जाती है। तो इसी क्रम में अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे स्टूडेंट्स 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक महासम्मेलन। तो तब तक आप देखते रहिए, सेफिया इंस्टीट्यूट आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो ला रहा है। तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट।